जितना मैंने सुना है आपके बारे में, जितना मैंने जाना है कि आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग रही है, ना कि सिर्फ कैंसर से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ, आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिन रहा है। मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ ना पवन जी, सबसे पहले तो वही अपने आप में एक चैलेंजिंग है। और फादर क्योंकि ऑटो रिक्शा चलाते थे। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुखद दिन वो कब था जब आपको पता चला कि आपको कैंसर? 2017 में मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और वेरी नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। पहला क्या स्टेप था आपका? फिर मुझे 1 साल पहले पता चला था कि मेरी ब्रेस्ट में एक लंप है। फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर 40 के बाद आता है। तो मैंने सुना है कि शायद आप खुद अकेले जाकर के हॉस्पिटल एडमिट हो गई थी और वो घर वालों को भी नहीं बताया, किसी को आपने बताया ही नहीं। हाँ, ये किसी को नहीं पता घर में कुछ है प्रॉब्लम, तो मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर किया था क्योंकि सिम्टम्स इतने बढ़ गए थे। बहुत टाइम भी नहीं हुआ था आपका कैंसर डायग्नोस हुए और आपने चैरिटी शुरू कर दी। मीनवाइल मेरे माइंड में कहाँ से आ जाता है कि मेरे को चैरिटी भी करनी है। तो अभी क्या हुआ कि जैसे ही मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ ना, सारे दोस्तों ने मुझे धक्का मार दिया। 18-19 साल की लड़की की बॉडी सूरजकुंड के नाले में पड़ी। मैरिड विद अ हैंडीकैप्ड पर्सन। हाँ, मैं मिली भी नहीं उससे शादी से पहले। मैं घर गई, घर पे देखा वहाँ पे मशीन चल रही है, वहाँ पे वो घर तोड़ने में लगे हुए हैं लोग। तो क्या है आपके एनजीओ का नाम? इट्स कॉल्ड मील्स ऑफ हैप्पीनेस। मील्स ऑफ हैप्पीनेस। तो ये तो हो गई एक बच्चों के लिए जो आप कर रहे हो, जी। और जो एनजीओ आपका एक है कैंसर पेशेंट्स के लिए, एक स्पेशल फैब्रिक होता है उनका, वो भी आप लेके आ गए जो कि लोगों को नहीं पता। जो कैंसर पेशेंट्स आते हैं बाहर से, कस्बे से, और उनके पास खाने का तो होता ही नहीं है, बट पैसे उनके पास वो भी नहीं होते हैं कि वो अपना ट्रीटमेंट भी अफोर्ड कर लें। और आपको पता है आधे से ज़्यादा कैंसर पेशेंट यहाँ पे डेट और ट्रीटमेंट टाइम पे ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल द डेमोक्रेटिक हिंदू न्यूज़ पे, और इस शो का नाम है शो विद PKKN। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, वो उनको बुलाते हुए मुझे इतना हर्ष महसूस हो रहा है, इतनी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि जिस स्ट्रगल को वो जी के आई हैं, जिस हालात से वो यहाँ तक पहुँची हैं, वो एक बहुत बहुत इंस्पायरिंग है। खुद कैंसर पेशेंट होके, खुद कैंसर से लड़ के आज कैंसर पेशेंट के लिए एक मिसाल बन गई हैं और उन्हीं के लिए काम कर रही हैं। ये हैं आंचल शर्मा। आंचल, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस शो में। थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी प्रिविलेज पवन जी कि मैं यहाँ पे आज आई हूँ। और मुझे मौका मिल रहा है क्योंकि हम लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म्स चाहिए होते हैं जहाँ पे हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाए, जहाँ पे हम उन लोगों का दर्द शेयर कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच। आंचल, जितना मैंने सुना है आपके बारे में, जितना मैंने जाना है कि आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग रही है, ना कि सिर्फ कैंसर से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ, आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिन रहा है। थोड़ा सा कुछ रोशनी डालेंगे पुरानी बातों पे? एक्चुअली आपने बहुत सही कहा कि वो कहते हैं ना, एक सिर्फ चैप्टर नहीं है, पूरी किताब लिखी हुई है ऊपर वाले ने। तो मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ ना पवन जी, सबसे पहले तो वही अपने आप में एक चैलेंजिंग है। रीज़न उसका यही है कि मेरे पास ना तो एजुकेशन है प्रॉपर, और फादर क्योंकि ऑटो रिक्शा चलाते थे, और उसकी वजह से वो ड्रिंकिंग में, इन सारी चीज़ों में पड़ गए थे। और आपको पता ही है, जब इंसान ड्रिंकिंग की हैबिट में पड़ जाए तो बड़ा ना मूडी हो जाता है, जैसे कि अपनी मर्ज़ी से काम करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। एंड हमारा ऐसा होता था कि अब पूरी फैमिली हैंड टू माउथ, आज जो कमाया उसी से घर चलेगा रात को वाला। तो मैंने वो टाइम देखा है जहाँ पे लिटरली पापा की मम्मा से बहस हुई, झगड़ा हुआ, और उसके बाद उन्होंने कहा जाओ मैं नहीं कमाता, जो करना है अपने आप करो। सो वी हैव सीन दोज़ डेज़ जहाँ पे हमारे पास हम लोग मतलब चपाती खा रहे हैं, पानी लगा के, मिर्ची का पाउडर लगा के, और हमारे पास सब्ज़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं। तो मैंने वो फ़ेज़ भी देखा है अपनी लाइफ़ में। 8वीं क्लास में मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि उस टाइम पे कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मुझे काम करना पड़ा, मुझे और मेरे बड़े भाई को। तो हम लोग तभी से मैं काम कर रही हूँ जब मैं 15 साल की थी। और उसके बाद सेवरल जॉब्स करी हैं। आप ये बोल सकते हो कि मेरी जो लर्निंग है या मेरी जो एजुकेशन है वो मेरी खुद की लाइफ ही बनी है एंड ऑफ द डे। और यही नहीं है, यही इसके अलावा कुछ व्हेन आई वाज इंसिडेंट्स जस्ट भी हैं आपकी 20, लाइफ के? जब मैं 20 साल की थी तो मेरी सिस्टर की मैरिज हुई। शी वाज किल्ड एंड मर्डर, आपको पता ही है ये बात। उस टाइम पे भी मतलब बहुत 20, मीडिया में आया था, न्यूज़ बहुत में था। मीडिया में आया था, करेक्ट। एंड वो कुछ ऐसा हुआ था कि उन्होंने शो ऐसा किया था कि शी वाज किडनैप्ड एंड देन रेप्ड एंड देन थ्रो एट द सूरजकुंड। क्या हुआ था वो एक्चुअली, क्या था वो? थोड़ा थोड़ा सा
वो एक्चुअली एक ऐसा केस है जो अभी भी मतलब इस बात को 18 साल हो गए हैं, बट दैट ऑलवेज मेक मी इमोशनल। 13 नवंबर 2006 की ये बात है एक्चुअली। उस टाइम पे उसकी मैरिज को बस एक 6 महीने ही हुए थे, और 6 महीने में मतलब उसकी लव मैरिज थी। तो द पर्सन एक्चुअली मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे वो दूसरे रिलेशन में पड़ गए, तो ही ट्राई टू गिव हर अ डिवोर्स। एंड क्योंकि उसने इंटरकास्ट मैरिज हुई थी, सरदार बॉय वो सरदार, तो फैमिली ने एक तरीके से होता नहीं अबेंडन कर देना कि नहीं हम्म। तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं है और ये सारी। एंड आई थिंक हम्म। वही सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि उससे सामने वाले को ना वो हिम्मत और गरज मिल जाती है ट्रू। कि अब तो कुछ भी कर लो, कोई आगे आने नहीं वाला है। तो वो वहाँ पे शादी तो हुई, उसने ट्राई किया डिवोर्स देने का। नाउ शी वाज लाइक कि नहीं मैं तो कहाँ जाऊँगी, फैमिली अबेंडन कर चुकी है। तो उस चक्कर में उसको लगा कि अब कोई पूछने वाला तो आएगा नहीं, और वो डिवोर्स दे नहीं रही है। तो उन्होंने आई रिमेंबर उस दिन मॉर्निंग में वो मुझसे मिलने आने वाली थी, एंड मुझे कॉल आता है 11 बजे के आसपास कि मेरे ब्रदर इन लॉ का एक्सीडेंट हो गया है बहन, मैं आज आने नहीं वाली हूँ और मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। और सेम उसने कॉल मम्मी को किया कि आप मुझसे ज़िंदगी भर नाराज़ रहोगे क्या? क्या पता मैं कभी बात कर पाऊँ या ना कर पाऊँ दोबारा। ये लास्ट वर्ड्स थे उसके। उसके बाद शाम को कॉल आता है कि दीदी आपके पास अंजू आई है क्या? मैंने कहा नहीं, उसने तो मना कर दिया आपके ब्रदर इन लॉ का। नहीं, नहीं वो तो आपके पास आई है। दिस गाय वाज़ विद अस पूरा का पूरा रात, वो हमारे साथ हॉस्पिटल में घूमा है, पुलिस स्टेशन में घूमा है, सब जगह हमारे साथ घूमा है। उसने सब कुछ लिखवाया है, व्हाट शी इज़ वेयरिंग, क्या मोबाइल फ़ोन था उसके पास में। और नेक्स्ट डे हमें न्यूज़ आती है कि एक 18-19 साल की लड़की की बॉडी सूरजकुंड के नाले में पड़ी हुई मिली है। ओ गॉड। सो वो हमारे लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा था। और मस्ट बी। मतलब ऐसा हुआ था कि मैं मेरी फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में खड़ी थी जब मुझे पता था ना, आई कोलैप्स एंड आई जस्ट मैं सॉरी। नीचे गिर गई वहीं से। वो लकीली वहाँ पे वो सैंड पड़ा हुआ था तो मुझे इंजरी नहीं हुई, हम्म। बट थोड़ा सा मेरे जॉइंट वगैरह में इशू हुआ था, तो मैंने काफ़ी सालों तक मेरी लेग में हम्म। इशू रहा, स्वेल हो जाना, आज भी मेरा वो जॉइंट हिला हुआ है एक्चुअली। तो वो वहाँ पे जो सीन था वो ऐसा था कि समझ नहीं आ रहा था कि होगा क्या अभी। तो वो और फाइट आप आज भी लड़ रहे हैं? नहीं वो एक्चुअली हमने हमारे यहाँ ना लॉ बहुत वीक है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर लॉ स्ट्रॉन्ग हो जाए ना तो काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। उसको जैसे-तैसे करके ही वाज़ अ पावरफुल मैन, उसने यहाँ तक कि उसने जज को भी ब्राइब करके ले लिया था अपने कॉन्फिडेंस में। ओह। और मुझे उस टाइम पे मैं 20-21 साल की थी और मुझे डेथ थ्रेट्स आते थे लिटरली, छोड़ दे जो तेरी बहन के साथ किया है वो तेरे साथ भी हो जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट थिंग। तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था। मुझे पता है कि मेरे जो खुद के लॉयर थे वो बार-बार टी-शर्ट चेंज, शर्ट चेंज करते थे, क्योंकि उसके जो भी वो क्लेम कर रहा था ना वो उसके लॉकर से मिला। ज्वेलरी, मोबाइल फ़ोन, एवरीथिंग वो उसके लॉकर से मिला। और यही नहीं, इन बिटवीन इससे पहले भी ये तो मेन इंसिडेंट है, इससे पहले भी उन्होंने उसको प्रेस से जलाना, मारना, मतलब उन्होंने किसी तरीके की कमी नहीं छोड़ी कि या तो वो उसको छोड़ दे, और अगर नहीं छोड़ा तो फिर आई थिंक उन्होंने ये किया। सबसे बड़ा झटका हमें तब लगा कि शी वाज़ नॉट अलोन एक्चुअली। शी वाज़ एक्सपेक्टिंग अ 3 मंथ्स चाइल्ड एट दैट ओह टाइम। गॉड। तो वो हमारे लिए थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था। मस्ट बी। एंड कराया उसको वही धक्के खा के जैसे-तैसे हमने स्टेटमेंट्स निकाली दूसरे केसेस की, सिमिलर केसेस की, कि उनमें क्या जजमेंट आई है। तो हम्म। और हमने फिर वहाँ पे क्लेम भी किया कि हमारा जज चेंज करो आप, बिकॉज़ ऐसा-ऐसा हो चुका है यहाँ पे। तो वो आई थिंक अंडर प्रेशर हुआ या क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग उसको उम्र कैद कराने में सक्षम हो गए थे। उसको उम्र कैद हुई। और वही वाली बात मैंने बोला ना, हमारा लॉ बहुत वीक है। अभी हम्म। मेरे फादर एक्सपायर हुए हैं और मुझे पता चला 14 साल के बाद वो बाहर तो आ गया लड़का। उसने किसी और से भी शादी करी। आई एम सरप्राइज़ कि उसको किसी ने अपनी लड़की दे भी दी। उस लड़की ने मेरे फादर को अप्रोच किया, अंकल आप मेरे विटनेस बनेंगे क्या? क्योंकि जो आपकी बेटी के साथ हुआ वही सब ऑलमोस्ट मेरे साथ भी हो रहा है। हो रहा है। मेरे साथ भी हो रहा है। सो वन्स अ ओह। क्रिमिनल इज़ ऑलवेज़ अ क्रिमिनल ना, कोई किसी को ट्रू। मार दे तो वो उस इंसान को आप कैसे समझ सकते हो कि वो हम्बल होगा तो कभी? इतना कुछ जान के भी कोई कैसे उसके साथ दोबारा जुड़ हमारे सकता यहाँ है? पे ये कमी है, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि हाँ, ठीक है कोई बात नहीं, बेटियाँ कहीं न कहीं आज भी बोझ लगती हैं कि चलो निकालो इसको, करेक्ट, तो करेक्ट। वही हुआ होगा। और आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुखद दिन वो कब था जब आपको पता चला कि आपको कैंसर है? मुझे कैंसर है। 2017 में मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी एक्चुअली, और वेरी नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। पहला क्या स्टेप था आपका?
तो मुझे पहले ये नहीं पता था कि इससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था, मैं बताती हूँ। मुझे 1 साल पहले पता चला था कि मेरी ब्रेस्ट में एक लंप है व्हिच इज़ द साइज़ ऑफ पीनट। और उस टाइम पे हमारे यहाँ पे होता है ना कि हमारे यहाँ पे कैंसर जैसे सब्जेक्ट के ऊपर एजुकेशन नहीं है आज भी, ट्रू। व्हिच इज़ द सैड पार्ट। हम सब लोग कैंसर कैंसर की बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी को राइट डायरेक्शन में एजुकेट नहीं कर रहा है। वहाँ पे मुझे पता चला तो मेरी मम्मा को भी एक इतना बड़ा लंप था, 25 इयर्स, पर वो कैंसरस नहीं था। ओके। तो मुझे भी, मैं भी वो हो गई ना, हमारे यहाँ पे होता नहीं, हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि यार ठीक है, इट्स मम्मी नॉट को भी इट्स जस्ट अ जेनेटिक। हाँ, मम्मी को है, तुम्हें भी है बेटा, ये तो बॉडी टाइप है, वो वाला सीन। तो मैं, बट स्टिल आई वाज मच अवेयर ऑफ कैंसर बिकॉज फेसबुक पे बहुत सारी रिसर्च और ये सब कुछ आता रहता था। तो मैंने किसी को बताया, आई थिंक गंगाराम के कोई डॉक्टर थे, किसी ने बात कराई। उन्होंने कहा 40 साल से पहले कैंसर हो ही नहीं सकता आंचल, 40 साल से पहले तो कैंसर तुम्हें, फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर 40 के बाद आता है। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने किसी और डॉक्टर से बात करी, उन्होंने भी यही बोला। देन आई रीच आउट टू वन ऑफ दी होम्योपैथी डॉक्टर। होम्योपैथी जो डॉक्टर था वो, आई रिमेंबर, निज़ामुद्दीन में वन ऑफ द सीनियर डॉक्टर विद गोल्ड मेडलिस्ट। और मैं जब वहाँ पे गई तो मुझे लोगों ने बोला, अरे आप तो भगवान के पास आ गए हो, ये तो भगवान है, ये तो गॉड है। अब मुझे ये नहीं पता था वो भगवान के पास भेजना चाहते हैं मुझे, ऑनेस्टली। So you were disappointed with him. I was not just disappointed, actually I was misleaded by him. How? 1 साल में कैंसर जैसी डिजीज, आपको पता है, वो हेयर ग्रोथ की तरह ही होती है, दैट इज स्प्रेड लाइक एनीथिंग। आप उसको लाइटली, उसमें एक दिन नहीं, एक एक सेकंड भी मैटर करता है। Fast is. यस। सो और मेरा कैंसर था भी एग्रेसिव। तो उन्होंने मुझे मेरा ट्रीटमेंट शुरू करा। उन्होंने भी बोला, बेटा नहीं, इट कुड बी मिल्क क्लॉट, इट कुड बी फाइब्रॉइड, इट कुड बी समथिंग एल्स, बट कांट बी कैंसर। Okay. मैं कहा ठीक He है। was not sure. ही वॉज नॉट श्योर। एंड देन आई वॉज लाइक, इवेंचुअली ऐसा होता है ना, हर 3 महीने में, 4 महीने में, क्योंकि बॉडी तो सिम्टम्स डेवलप कर रही है ना, वेट लूज हो रहा है, एकदम से मेरा 10-15 किलो वेट लूज हो गया। आई वॉज टू मच इनटू जिमिंग, मुझे जिमिंग पे गिव अप करना पड़ा। आई हैव टू स्टॉप माई बैडमिंटन, आई हैव टू स्टॉप अदर एक्टिविटीज़। एंड यहाँ पे मुझे पेन होने लगा, स्किन पेल होने लगी, एपेटाइज लूज हो गया, फिर ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, लंप की ग्रोथ बढ़ती जा रही है। तो पूरे 1 साल में ये सारे सिम्टम्स चीजें आप आते face गए। कर रहे होंगे। और एवरी टाइम आई नोटिस न्यू सिम्टम्स, एवरी टाइम आई आस्क माय डॉक्टर, डॉक्टर साहब आपको लगता है कुछ टेस्ट करा लें तब हम आगे बढ़ें इसके साथ में। डॉक्टर साहब हर बार मुझे कोई पिक्चर दिखा दें हेडलेस कि हाँ बेटा हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन ये आप ही के जैसा केस था, शी विल ऑल्सो क्योर। तो मैंने सुना है कि शायद आप खुद अकेले जाकर के हॉस्पिटल एडमिट हो गई थी और वो घर वालों को भी नहीं बताया, किसी को आपने बताया ही नहीं। ये वाला प्रोसीजर भी नहीं पता, ये पूरा 1 साल चला। तो ये घर में नहीं पता था? ये 1 साल 2016 से 17 चला। हाँ। ये किसी को नहीं पता घर में। 17 को जब मुझे पता चला कि कुछ है प्रॉब्लम, तो मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर किया था, क्योंकि सिम्टम्स इतने बढ़ गए थे। और आई रिमेंबर ही वॉज अबाउट टू फ्लाई जर्मनी, और उसने अपनी फ्लाइट कैंसिल करी। उसने मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट उसने बुक की थी मेमोग्राम की। आई वेंट देयर एंड उन्होंने मुझे छूटते के साथ बोला मेमोग्राम के बाद में, एकदम से जैसे चिल्लाते नहीं है, आप गांव से हो, आप दिल्ली से हो, आप हो कहाँ से? मैंने कहा डॉक्टर साहब यहीं से हूँ। कहते हैं कि इट इज़ 100% कैंसर एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट इनिशियल स्टेज, दैट वाज अ एडवांस स्टेज कैंसर। एंड जैसे उन्होंने वो वर्ड बोला, जैसे होता है ना, सब कुछ ब्लैक, सब कुछ नम, आगे सामने कोई बात कर रहा है, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है कि वो सुन नहीं रहा है कि वो बोल क्या रहा है। मेरे कानों तक उसकी आवाज़ ही नहीं जा रही कैंसर के बाद में। मैं ऐसे बैठी हुई हूँ और मैं बस मेरे साथ ये था, एट दैट टाइम आई वाज द ओनली वन हु इज अर्निंग ब्रेड एंड बटर फॉर माय फैमिली। तो मुझे लग रहा है कि यार मैंने तो अभी अपनी मम्मी के लिए, अपने परिवार के लिए वो किया ही नहीं जो मैं करना चाहती थी। एंड देन ही लिटरली शुक माई शोल्डर एंड ही वाज लाइक, आप सुन रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कहा नहीं डॉक्टर, कैन यू प्लीज टेल मी अगेन, बिकॉज आई कुडंट हियर यू आफ्टर कैंसर। एंड देन ही टोल्ड मी दैट आंचल, आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस व्हाट यू मस्ट बी गोइंग थ्रू, और लेकिन आप अपने आप को एक चांस दे के देखो। जो हो रहा है बेटा वो तो हो ही रहा है, उसको तो आप रोक नहीं सकते, बट इफ़ यू बीइंग पॉजिटिव एंड गिव वन चांस टू योर सेल्फ, यू नेवर नो, बिकॉज देयर आर मिरेकल हैपेंस। तो मैंने कहा ठीक है, चांस देते हैं, यू नेवर नो। एंड वहाँ से मेरा हुआ, बट उससे ज़्यादा टफ मेरे लिए था 22 दिन आई कांट शेयर दिस न्यूज़ टू माई फैमिली। डायग्नोज होने के बाद भी 22 दिन मैं अपने परिवार में किसी को ये नहीं बता पा रही। इनफैक्ट मेरे छोटे भाई की शादी होने वाली थी, मैं रोज़
मतलब यहाँ पे मैं बायोप्सी कराने जा रही हूँ, उसके बाद मैं घर आके तैयार हो रही हूँ, मैं संगीत में, हल्दी में, सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, फिर उसके बाद पेट स्कैन हो रहा है और सबको ये पता है कि ये ऑफिस जा रही है रोज़। मैंने अपने हेयर कट करा लिए ताकि किसी को डाउट ना हो। और फिर शादी जब हुई 22 दिन, शादी के 22वें दिन जब मैं हॉस्पिटल गई सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट करने, आपको पता ही है मैक्स में एक विंग यहाँ पे, एक वहाँ पे, एक दूसरा, सो सारे विंग से रिपोर्ट्स कलेक्ट करते करते करीब 4 साढ़े 4 घंटे हो गए थे मुझे। तो नाउ आई आस्क माय डॉक्टर कि अब क्या करना है? सो ही सेड आंचल वी हैव टू स्टार्ट योर कीमो इमीडिएटली एंड वी हैव टू गिव यू रेडिएशन, सर्जरी, एवरीथिंग। दे प्लान एक्चुअली प्रॉपर, उनका फ्लो प्लान होता है केस टू केस। तो मैंने कहा ठीक है, अभी फर्स्ट स्टेप कहते कीमो लगाना पड़ेगा। और उस टाइम पे, इससे पहले एक्चुअली मेरा घर डिमोलिश हुआ था जस्ट फ्यू मंथ्स पहले। तो मैंने बहुत कुछ करा है, हम कैंसर पे आ गए। लेकिन इससे पहले जैसे भाई ये शादी सॉरी सिस्टर की डेथ हुई। सिस्टर की डेथ के बाद आई वाज मैरिड टू अ हैंडीकैप गाय फोर्सफुली, कि तुझसे अच्छा। शादी कौन करेगा, हमारी कास्ट में तो कोई नहीं करेगा, और क्यों? वट एवर एजुकेशन यू हैव स्टिल कोई तुझसे शादी, मतलब जो भी मेरी छोटी के साथ हुआ रिसेंट पास्ट विद हर, तो कौन करेगा? सो ऑल ऑफ द सडन होता है ना, हमारे रिलेटिव्स हमारे भगवान बन जाते हैं। मेरे मामा भी आ गए कि भैया इसका उद्धार तो मैं ही करूंगा, मैंने लड़का ढूंढ लिया है। तो उन्होंने एक लड़का ढूंढा गुड़गांव में, ही वॉज अ हैंडीकैप गाय। अब मेरा ये था कि किसी के साथ अगर कुछ भी हो तो वो थोड़ा सा, ही और शी बिकम मोर काइंडर टूवर्ड्स द वर्ल्ड, यू कैन से, है ना। तो एंड माई मदर इज लाइक कि मैं उनको आज भी रोते हुए नहीं देख सकती, शी इज माई गॉड। तो वो रोने लगी, तो मैंने कहा ठीक है आप टेंशन मत लो, मैं शादी करूंगी। You married with a handicapped person. हाँ, मैं मिली भी नहीं उससे शादी से पहले। आई मेट हिम ऑन द डे ऑफ द मैरिज। Okay. शादी हुई, उसके बाद में वहाँ पे जो उन्होंने मेरे साथ किया वो मतलब ऑलमोस्ट मेरी सिस्टर के लेवल पे। मेरे फादर इन लॉ यूज टू बीट मी अ लॉट। सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ नहीं, माई एक्स ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ वॉज वेरी नाइस। इवन हस्बैंड नेवर टच्ड मी। बट ससुर जो थे वो Your आके, father-in-law. तू पैसे देगी तो तू यहाँ पे रहेगी नहीं। उस टाइम पे आई एम मेकिंग गुड मनी फ्रॉम रियल एस्टेट एक्चुअली। बहुत अच्छा पैसा कमा रही थी, कोई डील क्लोज करी, किसी से 5 आ गए, किसी से 2 आ गए। बट मैं सिस्टर का केस भी लड़ रही थी उस टाइम पे, तो मेरा सारा पैसा उस तरफ ड्रिवन था। तो एक दिन उन्होंने मुझे इतना मारा, मैं बेहोश हो गई। और मुझे याद है मेरे नेबर्स ने मेरी फैमिली को फ़ोन किया कि अगर आपको अपनी बेटी को बचाना है तो आप ले जाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। Oh रात God. को 1 बजे मेरी फैमिली आई है और मेरे को लेके गई है बेहोश हालत में। और उस टाइम पे भी परिवार का ये था कि बेटा हमारे यहाँ तो नई नई शादियों में मार पिटाई होती है, 1-2 साल सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। मार पिटाई होती है। मार पिटाई होती है 1-2 It's साल, casual. ये हाँ, ये नॉर्मल है, ये मतलब उनकी भी गलती नहीं है। आई थिंक उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वही सब देखा है। वो होता है ना, आप जैसे उनको सिखाओगे वो भी वैसे वो उन सब लोगों ने वो चीज़ें डील करी है। मेरी मदर भी उस फेज़ से निकली है, Correct. तो वो उनकी गलती नहीं है। बट मेरा ये था कि जब मैं वापस आई ना, एक थॉट ने मेरी लाइफ चेंज करी कि यार मैं कर क्या रही हूँ। आई फॉट फॉर माई मदर, आई फॉट फॉर माई सिस्टर, एंड मैं क्यों इस चीज़ का विक्टिम बन रही हूँ? क्या होगा बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा, आप अकेले रहोगे। तो मैंने अपनी मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा देखो, आई एम टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन, तो अगर मैं आप लोगों का ख्याल रख सकती हूँ तो अकेले का तो मैं बहुत अच्छे से रख सकती हूँ। नाउ चॉइस इज योर, आप मुझे बता दो करना क्या है, मैं वापस तो जाने वाली नहीं हूँ वहाँ पे। एंड आई थिंक वेरी नेक्स्ट डे आई फाइल्ड अ केस कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मैंने आपको दिया वो आप रखो, आई जस्ट नीड डिवोर्स एंड माई पीस ऑफ माइंड। मैंने अपनी पहली कार एज अ डाउरी खरीदी थी सोचो, देने के लिए। देने के लिए। तो ये हुआ, इसके बाद में फिर सारी चीज़ें, डिवोर्स हुआ, सारा सब कुछ मेरे फेवर में था। तो और मैं आई एम नॉट अ पर्सन कि मुझे रिवेंज लेना है या मुझे कुछ ऐसा करना है जहाँ पे कि मुझे उसको सजा ही दिलानी है, नहीं। मेरे लिए मेरा पीस बहुत मैटर करता है। तो मैंने कहा भाई तुम डिवोर्स दो, तुम्हें जो चाहिए, जो लिया तुम वो रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। एंड यू कैन से दैट आई वाज अ फ्री वुमन अगेन आफ्टर 2 मोशंस विच इज़ ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स। उसके बाद में फिर अपना एक सपना था, क्योंकि हम लोग छोटे से घर में थे, मतलब इतना ही बड़ा रूम होगा हमारा बस, जिसमें किचन के लिए बाहर स्लैब और एक कॉमन बाथरूम, बस वही। और मेरा ये होता था कि नहीं यार हमें ना एक फ्लैट चाहिए। और फ्लैट का भी यही होता था, रूम के आगे एक रूम, बस इतना ही बड़ा होता है। मम्मी फ्लैट इससे बड़े तोड़ना होते हैं, समझ नहीं थी ना उस टाइम पे। तो मैंने फाइनली एट द एज ऑफ 24 आई बॉट अ पीस ऑफ लैंड इन छतरपुर। ओके। हाँ, मैंने वो खरीदी और वहाँ पे मैंने घर बनाना शुरू करा। और
घर बनाया मैंने सबसे बड़ा, मतलब प्रॉपर स्टिल कार पार्किंग, फ्लोर 3 फ्लोर एंड ऑल ऑफ दैट। अब मम्मा का फ़ोन आता है, "बेटा घर आ जा जल्दी से।" मैंने कहा, "क्या हुआ?" कहती है, "बस घर आ जा जल्दी से।" मैं घर गई, घर पे देखा वहाँ पे मशीन चल रही है, वहाँ पे वो घर तोड़ने में लगे हुए हैं लोग। एंड दैट इज़ ऑल्सो जस्ट, मतलब बिफोर एंटरिंग द हाउस फिनिशिंग का काम चल रहा था पूरा का पूरा, अंदर डिमोलिश्ड। और घर डिमोलिश्ड। तो मतलब इतना कुछ लाइफ में वन आफ्टर वन इतना हो जाता है ना, तो उस टाइम पे भी मुझे याद है जब घर हो रहा था मैं रो रही थी। मैंने कहा यार भगवान कितना ही करोगे, आई नो आप समझते हो करेक्ट। मैं स्ट्रांग हूँ, बट कितना आप करोगे। एंड बट द ब्यूटीफुल थिंग, आप मानोगे नहीं पवन जी, आई हैव मेरे को आदत है मतलब लिटरली सेल्फ कॉन्वर्सेशन करने की। मैं अपने आप से बहुत बात कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ और मैं ऊपर वाले को बोल रही हूँ मैं ठीक हूँ ना, जिंदा हूँ ना, मैं फिर से बना लूंगी, कोई बात नहीं आप करो। ये चल रहा था ग्रेट। माइंड में। फिर वो वहाँ से निकल के अपना घर होते-सोते वो ज़ीरो हो गया, काफ़ी सारे कर्ज़े में डूब गई। उसके बाद हम लोग साकेत शिफ्ट हुए तो फिर भाई की शादी और फिर फिर कैंसर आया। कैंसर आ गया। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने सुनी है आपके बारे में कि ड्यूरिंग योर ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग मीन्स बहुत टाइम भी नहीं हुआ था आपका कैंसर डायग्नोस हुए और आपने चैरिटी शुरू कर दी। आप वो कैसे माइंड में अचानक आ गया? बिकॉज़ एक आदमी, देखिए, मैं अगर किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ तो मैं उसी से जूझ रहा हूँ, मैं उसी से लड़ूँगा। मीनवाइल मेरे माइंड में कहाँ से आ जाता है कि मेरे को चैरिटी भी करनी है। मेरे साथ ना कुछ अजीब हुआ एक्चुअली, मैं बताती हूँ। सो मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, हुँ, मैं बहुत पार्टी करती थी। हुँ। मेरा ये होता था कि आप काम करो, काम के बाद घर वालों की हेल्प करो, उसके बाद जो पैसा बचा उससे हाँ, आप अपने दोस्तों के डू साथ फन। पार्टी हाँ, वो हुँ। था। तो अभी क्या हुआ कि जैसे ही मुझे कैंसर डायग्नोज़ हुआ ना, सारे दोस्तों ने मुझे धक्का मार दिया। वो क्या रीज़न हो एक सकता ने है? तो मेरी अपने घर में एंट्री बंद कर दी कि इसको ड्राइंग रूम से आगे मत आने देना, इसकी लाइफ में तो कर्स है, लिटरली। एंड वो फैमिली वो थी जिसके साथ, जिसको आई यूज्ड टू कॉल माय एक्सटेंडेड फैमिली, और मैं लिटरली उनके साथ हॉस्पिटल क्या, उनके बिज़नेस में क्या, हर एक जगह एंड एवरी फेस्टिवल आई सेलिब्रेटेड विद देम, मतलब फैमिली के साथ। और इमीडिएटली वहाँ से सारी अपना पूरा करने के बाद कि मम्मा मैं उनके पास जा रही हूँ करके, उन्होंने मुझे मतलब लिटरली मेरी एंट्री बंद कर दी अपने घर में। तो ये सब जब हो रहा था ना, तो मैं आई थिंक 1 ही हफ्ता हुआ था मुझे कैंसर डायग्नोज़ हुए, और मैं बस ड्राइव करके अपने घर जा रही थी वापस। एसेक्स फॉर्म की रेड लाइट पे कार रुकी जहाँ पे 4-5 बच्चे आए। उसमें से ना, मतलब मैं पैसे देने में बिलीव नहीं करती, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ। मुझे लगता है कि ये बढ़ावा देता है बच्चों की चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह में। तो मैंने कहा भाई पैसे तो नहीं है, खाना बता कुछ चाहिए तो। पीछे गाड़ी में देखा खाना भी नहीं था। मैंने कहा अरे ये तो खाना भी नहीं है। एंड वहाँ पे एक लड़की थी छोटी-सी, उसने मुझे जैसे बोला ना कि दीदी एक रोटी दिला दो बस, पैसे मत दो। वहाँ पे आई कनेक्ट एक्चुअली, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ वो फेस कि जब सब्ज़ी नहीं हुँ। थी या वो नहीं था, तो मैंने कहा चल आगे चल। तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वो बंद हो गया था, उसने हमें मना कर दिया। मैंने कहा अब कहाँ? तो कहती है आ जाओ पीछे आओ, पीछे शॉप है चाउमीन की। मैंने कहा चलो। हमें 1 पैकेट चाउमीन पैक करानी थी, वी एंड अप पैकिंग 4 और 5, और मीनव्हाइल किड्स आर लाइक लाल चटनी भी चाहिए, हरी भी चाहिए, मेरा भाई भी है, मेरी बहन भी है। जी, दोज़ 20-25 मिनट्स एक्चुअली, जो मेरी डीप कन्वर्सेशन उन बच्चों के साथ हुई, जो भी मैंने देखा, दैट दैट चेंज योर लाइफ। एक्चुअली मेड मी मस्ट बी। फॉरगेट अबाउट कैंसर, कि मुझे कैंसर हुआ है। हुँ। इतनी पावर थी उस छोटे से इवेंट के अंदर। मैंने जब मम्मा को घर गई, मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मा यार ऐसे हुआ। आई वाज़ जस्ट स्माइलिंग थ्रू आउट 20-25 मिनट्स उनको देख के। और मैंने मम्मा को बोला कि यार हमें ना ये करना चाहिए, शायद यही मेरी खुशी है, दिस इज़ माय कॉलिंग। दैट डे मील्स ऑफ हैप्पीनेस बोर्न। वंडरफुल, फिर हमने 5 वंडरफुल। मील, 5 से 50, 50 से 1000, आज हम लोग ऑलमोस्ट 2 ढाई करोड़ मील्स डिस्ट्रीब्यूट कर 2 चुके हैं। ढाई करोड़। हाँ, दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। तो क्या है आपके एनजीओ का नाम? इट्स कॉल्ड मील्स ऑफ हैप्पीनेस। मील्स ऑफ मील्स ऑफ हैप्पीनेस। तो ये हैप्पीनेस। तो हो गई एक बच्चों के लिए जो आप लोग कर रहे हो, जी। और जो एनजीओ आपका एक है कैंसर पेशेंट्स के लिए, उनके लिए भी आप बहुत कुछ कर रहे हो। जैसे मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ सुनी है कि आप कुछ, एक स्पेशल फैब्रिक होता है उनका, वो भी आप लेके आ गए जो कि लोगों को नहीं पता कि। सो वो जो है वो एनजीओ नहीं है एक्चुअली। हुँ, एनजीओ में तो क्या करते हैं हम, जो मील्स ऑफ हैप्पीनेस में अभी हमने पिछले 1 साल से मेडिकल ग्रांट्स भी देना शुरू करा है। ओके। जो कैंसर पेशेंट्स आते हैं बाहर से, कस्बे से, और उनके पास खाने का तो होता ही नहीं है, बट पैसे उनके पास वो भी नहीं होते हैं कि वो अपना हुँ। ट्रीटमेंट भी अफोर्ड कर लें। और आपको पता है आधे से ज़्यादा कैंसर पेशेंट यहाँ पे डेट और ट्रीटमेंट टाइम पे ना मिलने की वजह से मर जाता है। ये सैड है बट ये हम लोगों ने रियलिटी है। देखा है हमने उसके बाद जैसे लोग बेचारे इंतज़ार में हैं अपने ट्रीटमेंट के। आप मानेंगे नहीं, वहाँ पे आप जाओगे ना कभी रात के 2 ढाई बजे जाना,
वो 2-2:30 बजे लाइन में लगते हैं सुबह 10 बजे की एक अपॉइंटमेंट के लिए, और वहाँ पे भी अगर डॉक्टर निकल जाए तो कल से फिर रूटीन वही फॉलो करना है। बिल्कुल। तो वो या तो लाइन में लग सकता है या वो कमा सकते हैं इंसान। तो खाने का तो स्ट्रगल है ही है उनके पास, लेकिन उनके पास ये भी नहीं होता कि कीमो है, रेडिएशन है, वो कहाँ से कराए। एक-एक स्कैन के लिए डेट मिलती है 6 से 8 महीने, 6-8 महीने में तो कैंसर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। करेक्ट। अभी रिसेंटली वी लॉस्ट अ बॉय, संतोष नाम था उसका। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी, बट हमारे यहाँ पे ना बड़ा सैड है कि मरता हुआ जब तक नहीं देखते ना, कोई हेल्प करने नहीं आता। ये बहुत गंदी सोच है। वो होता है ना कि अरे यार ये तो सही से खड़ा है, अरे भाई उसके अंदर क्या बीमारी चल रही है। आप हमें लिटरली ये ऐसा बोला लोगों ने कि ये तो ठीक लग रहा है, ये तो ये है। आज वो बच्चा है ही नहीं, चला गया वो, पिछले महीने उसकी डेथ हो गई। तो ये बहुत सैड है, और इसकी वजह से फिर हमने अब लोगों को जो हम वी आर नॉट वेरी बिग एनजीओ, बट जितना हम कर रहे हैं ऊपर वाले की। क्या शेड्यूल कैसे रहता है आपका? क्या शेड्यूल रहता है? सुबह सिस्टम कैसे बना रखा है आपने? पहले हमारे पास किचन थी, अभी हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है, तो हमने अपनी किचन बंद कर दी है। जितना भी हम कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश कर सकते हैं हमने की है। हमारे पास कोई ऑफिस नहीं है, हम बिलीव नहीं करते कि हमारे पास ऑफिस हो जहाँ पे उसका रेंट दें, किराया भरें, स्टाफ हो, नहीं। हमारे पास जो आ रहा है वो प्योरली उन लोगों को जा रहा है। सेकेंड थिंग, हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमने अपने एंजल्स का नाम दिया हुआ है, मील्स ऑफ हैप्पीनेस एंजल। जो हमारे पास फूड है वो कुक्ड फूड आता है। वो फिर आगे 11 साढ़े 11 बजे हमारे पास लोकेशंस हैं, वहाँ पे जाना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली हम अभी तक लंच और डिनर कर रहे हैं, ओके। जिसमें हमारे पास करीब 1000 मील्स हमारी डेली की चली जाती हैं ऑलमोस्ट। ओके। उसके अलावा हम लोग कैंसर पेशेंट्स को क्या करते हैं, क्योंकि यू हैव अ टीम? हाँ, मतलब टीम वैसी नहीं है, टीम भी अपनी फैमिली है। मेरा परिवार आज भी मेरे एक ड्रीम के लिए सब काम कर रहे हैं कि ये हमारी वाओ। तरफ से कंट्रीब्यूशन है। वाओ। मेरा भाई अभी इस टाइम पे क्या टाइम हो रखा है, 2:30 बज रहे हैं, वो दूसरी लोकेशन पे खाना डिस्ट्रीब्यूट करके जाएगा। उसके बाद वो अपनी क्लाउड किचन शुरू करेगा। तो फैमिली ही सपोर्ट बन गई, स्ट्रेंथ बन गई, ये हुआ। इसके बाद में हम लोग जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको पूरे महीने की राशन किट देने की कोशिश करते हैं, ताकि मेरा डीपली बिलीव है, अगर मेडिसिन चल रही है लेकिन खाना नहीं होगा ना इंसान के पास, तो बॉडी वैसे ही सपोर्ट नहीं करेगी। बिल्कुल। फिर हम उसके बाद में अगर किसी को स्कैन चाहिए, किसी को पेट स्कैन चाहिए, किसी को कीमो चाहिए, वहाँ पे फिर हम लोग कोशिश करते हैं अपने ग्रुप में स्प्रेड करने की कि इस पेशेंट को ये चाहिए, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप आगे आ जाइए। जब कोई नहीं आता तो हम खुद करते हैं। बिल्कुल। इस तरीके से हम काम करते हैं। जो दूसरा इनिशिएटिव है, इट्स नॉट नॉन प्रॉफिट, लेकिन वो कहते हैं ना बिजनेस विद द कॉज। तो वहाँ पे हम लोगों ने मतलब आप अपनी जर्नी से सीखते हो। तो कैंसर जब मुझे हुआ उस बीच में, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, अकेले कैसे हुआ तो वहाँ पे पेरेंट्स का ये था कि होता नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिम्पथाइज़ कर देते हैं और ये सब होता है। तो मैं जब गई डॉक्टर के पास, मैंने बोला प्रोसीजर बताओ आप, ट्रेडिशनल कीमो का मुझे कुछ और ऑल्टरनेटिव दो, बिकॉज मेरे पास पैसा नहीं है। आफ्टर ऑल ऑफ दैट जो भी मैंने देखा या मेरे पास जो भी हुआ, घर टूटा, ये हुआ वो हुआ, उसके बाद पैसा बचा कहाँ मेरे पास। तो मैंने कहा यार मैं वैसे नहीं मरूंगी लेकिन कैंसर से मर जाऊंगी। सो आई जेन्युइनली नीड सम ऑप्शन जहाँ पे मैं ट्रीटमेंट भी ले पाऊँ और मैं काम भी कर पाऊँ। तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि आप यहाँ पे ना कीमो पॉट लगा लो। वो सर्जरी होती है, कितना बड़ा मशीन वो अंदर फिट्स कर देते हैं और यहाँ से पाइप डाल देते हैं। मैंने कहा क्या चाहिए प्रोसीजर उसके लिए। तो कहते हैं कि आंचल सर्जरी होगी 1.5-2 घंटे की और 4 घंटे की फास्टिंग चाहिए, 5 की। मैंने कहा अरे ये लो, मैं तो फास्टिंग में ही हूँ सुबह से, तो अभी कर सकते हैं? ही सेड हाँ अभी कर सकते हैं। तो पहली सर्जरी मैंने उस दिन अपनी कराई, 1.5-2 घंटे की सर्जरी हुई मेरी, और उसके बाद उन्होंने मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा और मैं घर के ड्राइव करके घर गई। तब मैंने ये न्यूज़ फाइनली फैमिली को ब्रेक करी कि मेरे को कैंसर डायग्नोज हुआ है। क्या रिएक्शन था? रिएक्शन जो मैं उम्मीद कर रही थी वही था, क्योंकि शादी का अगला ही दिन था बेसिकली। सारी खुशी सब भूल गए। और हमारे यहाँ पे ना बड़ा गंदा वो है कि हमने कैंसर को ऐसे पोर्ट्रे किया हुआ है कि कैंसर जिसको हो गया ना वो मरने ही वाला है। सो फैमिली का वही रिएक्शन था। सारे रो रहे हैं, वो कह रहा बहन अब क्या होगा, भाई मम्मी कह रही है बेटा ये क्या हो गया। मुझे पता है मेरी फैमिली का डर ठीक है, जो एक घर की बेटी पहले गंवा चुके हों, एक माँ अपनी पहले ही बेटी को ऐसे खो चुकी हो, तो वो दर्द शायद मैं बीइंग अ कैंसर पेशेंट भी उस दर्द के पास भी नहीं जा सकती। एज इन पेरेंट्स डेफिनेटली उनके लिए शॉकिंग हाँ, था। तो मैं उस दर्द के पास भी नहीं जा सकती, दो आई एम गोइंग थ्रू कैंसर एट दैट टाइम। बट मैंने उनको एक ही चीज़ बोली, मैंने कहा देखो यार आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैं मरने वाली हूँ, ये तो आप मुझे रोज़ रियलाइज़ कराओगे। तो अब मुझे नहीं पता कैंसर मुझे मारेगा नहीं मारेगा, लेकिन ये सोच ज़रूर मार देगी। करेक्ट। तो मुझे नॉर्मल रहने दो,
एंड ट्रस्ट मी उसके बाद मेरी फैमिली भूल गई मुझे कैंसर हुआ है। मैं मम्मी को ले जाती थी क्योंकि आपको अटेंड ही ले जाना पड़ता है, हॉस्पिटल भी अलाउ नहीं करता, कीमो इतनी हैवी होती है, कीमो लगने के बाद बंदा बहुत ज़्यादा हाँ जी। ऐसे ड्राउजी सा फील करना, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती है। तो मैं मम्मी को ले जाती थी, मम्मा साइन करो, ऑटो पकड़ो और अपना घर जाओ सीधा। एंड मैं पूरा मेकअप करके, फुल मेकअप, फुल अपनी रिप्ड डेनिम्स ड्रेसेस पहन के मैंने पूरा ट्रीटमेंट कराया है। तो मेरा डॉक्टर कहता है 10 दिन तो इसको बीमारों वाला इसने एक्ट किया, 10 दिन के बाद हमें नहीं पता इसके अंदर कौन सी चाबी गई, लेकिन ये लड़की चेंज हो गई। एंड चेंज फॉर नॉट फॉर माई ओन थिंग, बट मैंने ऐसा कर दिया कि जो मेरे पास वहाँ पे दूसरे सैड कैंसर पेशेंट्स होते थे ना, किसी को आंख मार दी, किसी को कुछ कर दिया बैठे हुए, तो वो सारा इतना फन हो, मैं क्या हो गया भाई, ज़िंदगी है, अभी आप आज ही फील कर रहे हो कि आप आज ही मरने वाले हो, अभी तो आपका इलाज चल रहा है ना। तो वो जो थॉट थी ना, जब आप हमारे यहाँ पे नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं लोगों को ये नहीं पता, इस डिज़ीज़ को एक्चुअली ऐसे पोर्ट्रे करा है कि कैंसर है तो मरना ही है, कैंसर है तो आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, कैंसर है तो आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, ना होगा वेरी आपकी वेरी लाइफ में, इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग। है ना? यही पोर्ट्रे किया जाता है। एंड मैंने सारी चीज़ों को रॉन्ग प्रूफ करा है। ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे को मेरी लाइफ में सबसे खूबसूरत तोहफ़ा तो मेरा पार्टनर ही मिला, जहाँ पे लोग एक अपनी वाइफ को तक को डिवोर्स दे देते हैं, शादी नहीं हुई है तो शादी तोड़ कैसे देते हैं। मिले शोएब से, कहाँ मिले और क्या? तो मैं ट्रीटमेंट के बीच में मैंने अपना जिम नहीं छोड़ा, मैं एवरीडे जिम जाती थी, क्योंकि मेरा जिम यहाँ पे और हॉस्पिटल यहाँ पे। मैं अपर बॉडी, मेरा जिम करना अलाउड नहीं था, तो मैं वॉक करना, मैं आई रिमेंबर मैं 60 केजी के साथ हिप थ्रस्ट कर रही थी, और शोएब दुबई से दिल्ली आए थे, और ही वाज इंस्ट्रक्टर देयर, और उसने मुझे देखा, और मेरे बाल भी नहीं थे, आईब्रोज भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो उसको लगा, कह रहा है यार इंडिया तो बहुत एडवांस हो गया है, लड़कियां मतलब लिटरली बॉल्ड हेड और ये सारी चीज़ें। तो दूसरे ट्रेनर ने बोला, नहीं नहीं शोएब, इसका ना ट्रीटमेंट चल रहा है, शी इज़ गोइंग थ्रू अ 3rd स्टेज कैंसर, और ये वो। सो दिस गाय फेल इन लव। उसने एक बार बोला, दूसरी बार बात हुई, ओ हाय ऐसे ऐसे करके बात कर रहे, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है। तीसरी बार उसने मुझे बोला कि आई रियली लाइक यू आंचल, कॉफ़ी पीने चलोगे? मैंने कहा हाँ चल पड़ती हूँ, कॉफ़ी पीने में क्या प्रॉब्लम है। और फिर धीरे 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 ऐसे 3 महीने हो गए, तो उसने फिर मुझे फाइनली 3 महीने में प्रपोज़ करा। उसने मुझे बोला, आंचल देख, मे बी यू नो द डेट ऑफ डाइंग एंड आई डोंट नो दैट डेट, लेट्स वॉक टुगेदर। वाओ। दोज वर्ड्स एक्चुअली स्टक इन माई माइंड, एंड बट एक डाउट भी था, क्योंकि मेरे लाइफ में जो मेन का रोल रहा है, ब्रदर इन लॉ, कहीं ना एक्स कहीं हस्बैंड, फादर, सेक्सुअल अब्यूज, ट्रू, रिलेटिव्स, एवरीवन, इट्स वेरी बिटर। करेक्ट, इतना बिटर होने के बाद में वो होता है ना, या तो इंसान बिल्कुल ही हेट करने लग जाता है एक पर्टिकुलर करेक्ट। जेंडर से, बट मेरा वो नहीं है। आई थिंक आई, रेदर देन बिकमिंग बिटर, आई बिकम अ बेटर पर्सन। मतलब मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये इस बंदे को क्या हुआ है। मैं इसको बोल रही हूँ भाई मुझे नहीं पता मैं कितने टाइम हूँ यहाँ पे या नहीं हूँ। तो मुझे कहता है देख आंचल, तुझे लगता है, हमें नहीं लगता, तुझे लगता है तू मरने वाली है, किसी को खुशी दे के मर जा, क्या पता किसी को सच्चा प्यार मिल जाए थोड़े टाइम के लिए। ब्यूटीफुल। तो ये हुआ। और मैं जयपुर में थी कॉन्फ्रेंस में, बिकॉज मैं काम भी कर रही थी, क्योंकि मैं काम करना अगर रोकती तो शायद मैं अपना ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं करा पाती। सो काम भी कर रही थी उस टाइम पे। फिर मैंने जयपुर से कॉल किया, मैंने कहा सर जो आप कह रहे थे आई थिंक वी कैन ट्राई। करेक्ट। सो ही एक्चुअली फेल इन लव एंड दैट्स हाउ आई फाउंड हिम। एंड ट्रस्ट मी, जो उसने उस दिन बोला था वो आज भी आज एवरी कितने डे, साल हो गए? 7 साल प्लस हो गया, 7 साल प्लस हो गए एंड हैं। ही इज स्टिल टेकिंग केयर, जैसे पहले दिन उसने मुझे कमिट किया और था। आपके काम में, आपके एनजीओ में और आपकी इन चीज़ों में उनकी कहाँ तक इन्वॉल्वमेंट है? पूरी इन्वॉल्वमेंट है। पूरी। वो इंसान ऐसा है कि अगर कोई किसी को खाना खाते हुए सड़क पे डिस्टर्ब कर देना कि उठ के यहाँ से वहाँ बैठ जाओ, आई थिंक वो उस इंसान की बैंड बजा देगा कि तुझे दिख नहीं रहा है वो खाना खा रहा है। मतलब लिटरली ऐसा हुआ है, उसने बोला है तुम्हें पता है वो खाना We जल्दी know जल्दी the क्यों खा रहा value है, of, हाँ। क्योंकि उसको डर है कि तू लात मार के भगा देगा या तू लात मार के भगा देगा, इसलिए वो बेचारा खा नहीं रहा, वो खाना अंदर डाल रहा है अपने। तो वो उस लेवल का बंदा है। फिर कैंसर पेशेंट्स के लिए जो हम करते हैं, हर महीने हमारी मीटअप्स होती है कैन हिल कम्युनिटी के अंदर, डांस वर्कशॉप होस्ट करता है उन सब के लिए, डॉक्टर्स के लिए डांस वर्कशॉप होस्ट करता है। तो ही इज़ लाइक, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरा एक टॉक आया था जोश टॉक पे, बहुत वायरल हो गया था, तो दैट रीच आउट टू माय पेरेंट्स आल्सो। तो मेरी मम्मा को किसी ने कहीं पे बोला कि यार आपकी लड़की ने सब ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्यों बोल दिया। तो अब मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, बट अपने पेरेंट्स से तो फ़र्क बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी
आपको ऐसा बैड फील हुआ ना, तो मुझे इस चीज़ से बैड फील हुआ, बाकी तो मैंने सच ही बोला। तो शोहेब बैठा हुआ था और मैंने शोहेब को बोला, मैंने कहा तुझे फ़र्क पड़ता है, यू आर माई फ्यूचर पार्टनर। कहता है नो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू दैट यू आर हेल्पिंग सो मैनी पीपल थ्रू योर स्टोरी, माई फैमिली इज़ प्राउड ऑफ यू, माई सिस्टर्स आर प्राउड ऑफ यू। बट स्टिल गोइंग टू इंस्पायर देम, स्टिल हाँ, अभी भी आप कर रहे हो। कर रहे हैं उस चीज़ को। करेक्ट। तो वो लोग कभी भी खुश नहीं होंगे। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आपको उनको बोलना था, होता तो ऑलमोस्ट सबके साथ है, बोलने की हिम्मत मेरी बेटी में थी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। प्राउड कि अब आपका वो करियर बन चुका है, आपका काम बन चुका है, आपकी दिन रोज की एक रूटीन बन चुका है। मेरा है, रोज़ हम लोग मतलब कोई ना कोई कैंसर पेशेंट्स और सर्वाइवर मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करता है। एंड मेरे अंदर वो नहीं है जो दिल्ली वालों में एक चीज़ है, हमारे यहाँ पे बोलनी नहीं चाहिए, मैं भी दिल्ली बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि बेटा अगर कोई मैसेज आए ना, अगर तुम्हारे हाथ में फ़ोन है तो रिप्लाई मत करना, उसको लगेगा तुम्हारे पास काम नहीं है, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, 2 घंटे बाद करना, अगले दिन करना, शो दैट यू आर वेरी बिजी। मैं कहा भैया मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं तो सबको इमीडिएट रिप्लाई कर देती हूँ। बिकॉज सी कैंसर पेशेंट और कैंसर सर्वाइवर्स जो मुझे डीएम करते हैं, मेरी मेन ऑडियंस वही है मेरे पेज पे भी। आपको नहीं पता उस टाइम पे उनके माइंड में क्या चल रहा है। हाँ जी। एज अ फैमिली दे थॉट दैट यू कांट अंडरस्टैंड देयर स्ट्रगल। आप कैसे बोल रहे हो बेटा मैं तेरा दर्द समझती हूँ, या मैं तेरा दर्द समझता हूँ, आपने कीमो लिया नहीं, आपने रेडिएशन लिया नहीं, आपको नहीं पता वो हर एक मोमेंट में क्या सोच रहा है कि वो आज मरने वाला है, वो कल मरने वाला, आपको कुछ नहीं पता। And you go through डॉक्टर्स that. की बात आती है तो डॉक्टर्स को उनको लगता है कि ये तो बिजनेस कर रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये मुझे एक कट एक्स्ट्रा भी लगा देगा तो। बट वी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि एज अ कैंसर सर्वाइवर, हाँ भाई बोलो क्या बोल रहे हो भाई, कीमो कॉकटेल की बात कर रहे हो, मैंने की हुई है, रेडिएशन की बात कर रहे हो, मेरा वो भी हुआ है। दैट चेंज देयर माइंड। 2 मिनट की And they make them very comfortable. comfortable. I convince so many cancer patients to have their treatment and they're cured, they're Yes. fine Yes. आधे घंटे में। एंड ऑन दी अदर साइड मेरा बहुत बिटर एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। मुझे भी किसी ने भेजा था किसी सर्वाइवर के पास में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उसने मुझे इतना डरा दिया कि मेरे को ऐसा लगा कि भाई इसका तो एंड ही डेथ है। ठीक है, मैं उसके रूम से बाहर निकली हूँ घर से लेडी के, मैंने जिसने भेजा था उसको फ़ोन करा, मैंने कहा भाई इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, मुझे क्यों भेज रहा है इसके पास, इसकी काउंसलिंग करा। सो आई ब्लॉक दैट पर्सन समहाउ। पवन आप बोल सकते हो कि जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस जो मेरे रहे हैं ना लाइफ में, कहीं ना कहीं दे आर वर्स देन कैंसर एंड दे प्रिपेयर्ड मी इनफ टू डील कैंसर। अभी आप किन चीज़ों पे काम कर रहे हो, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और इनके लिए क्या चाहते हो? मेरा जो एम है ना अभी, मील्स ऑफ हैप्पीनेस के अंदर जो हो रहा है वो तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है। ठीक है, वहाँ पे वी थॉट कि अगर हमें सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि अभी तक हमें गवर्नमेंट ग्रांट्स नहीं है, हमारे पास CSR नहीं है। अभी जो भी हो रहा है, मैं जो भी मेरी एक्स्ट्रा अर्निंग है 70 to 80% आई डोनेट टू द कॉज। जितना कर पाती हूँ उतना कर रही हूँ। कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ फैमिली हैं जो आगे आती हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही है ना, हम उसी से जितना कर पा रहे हैं हम कर रहे हैं। सो आई बिलीव कि हमें कुछ सपोर्ट और मिलेगा तो हम और ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड थिंग जो मैं कर रही हूँ अभी कैन हील कम्युनिटी में, हमने एक प्रॉपर, एक तो हम उसमें प्रोडक्ट बना रहे हैं जैसा आपने कहा कपड़ों का। हाँ जी, हाँ वो जी। कपड़े यहाँ पे हमारी कंट्री में पता ही नहीं है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करते हैं जो कैंसर पेशेंट की जर्नी को ईज कर सकते हैं। ट्रू है ना, नहीं तो पता यार, नहीं पता, किसी को नहीं पता। हमने वो बिल्कुल। कपड़े डिज़ाइन करे हुए हैं, किसी को चाहिए होते हैं तो वो कस्टमाइज करते हैं, हम बना के नहीं रखते, क्योंकि हर एक किसी की अलग ट्रीटमेंट है, अलग प्लेसमेंट है, कहाँ से उस कपड़े में उसको एक्सेस चाहिए, किस तरीके का कपड़ा चाहिए, वो सारी Correct. चीज़ें वर्क करना पड़ता है। सेकेंड थिंग, मैं अलोन आई डोंट थिंक सो कि मैं 100 SKUs डिज़ाइन कर सकती हूँ या 100 अदर आइटम्स ऐड कर सकती हूँ, मेरी लिमिटेड पॉकेट है, राइट। तो उसका हमने सोर्स निकाला कि क्यों ना हम चैनल पार्टनर्स को लेना शुरू करें, जिनके प्रोडक्ट्स हम मार्केट से चीप प्राइस पे उनको ऑफर करें। दिस इज़ वन थिंग। नाउ अब मुझे अभी भी ये सब्जेक्ट इतना डिफ़िकल्ट है ना, इतना डिफ़िकल्ट है कि लोगों को आप एजुकेट करने में हमें 3 साल लग गए, अभी तक हम वहाँ पे नहीं पहुँचे जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था। सेकेंड थिंग इसके अंदर ये है कि हमने सोचा यार हम क्यों ना कैंसर पेशेंट्स की और सर्वाइवर्स की कम्युनिटी डेवलप करें, क्योंकि हॉस्पिटल्स तो इवेंट्स करते ही करते हैं ना, लेकिन मैं एज अ सर्वाइवर कितनी बार हॉस्पिटल जाके अपनी वो पूरी जर्नी रीलिव करना चाहूँगी। ओके, थ्रू देम आप एक उनको कनेक्ट करना चाहते हो। हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं जहाँ पे वो लोग हर महीने हम उनको उनकी डार्कनेस से, उनकी लोनलीनेस से निकाल पाए। सिर्फ ये होता है कि आप आओ,
आप आके अच्छा टाइम स्पेंड करो, डांस करो, हैव गुड टाइम, इंस्पायर्ड फ्रॉम ईच अदर्स जर्नी। एंड कई बार हम फोटोशूट भी प्लान कर लेते हैं, कई बार हम डांस वर्कआउट करते हैं उनके लिए, कई बार अभी हम लोग कुछ और सोच रहे हैं। अभी फैशन शो होने वाला है 26 को उनके लिए। कैसा फैशन शो? फैशन शो मतलब हम कॉज के लिए कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ डिज़ाइनर्स उनके लिए कपड़े बना रहे हैं, वो कपड़े पहनेंगे। और ट्रस्ट मी, हर एक सर्वाइवर और पेशेंट को पहले हेजिटेट होते थे, आज वही लोग कहते हैं मैम हम भी अपनी स्टोरी जर्नी शेयर करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है हम ना फॉलोवर्स हैं, फॉलोवर्स इन बैड ऑल्सो एंड फॉलोवर्स इन गुड ऑल्सो। ट्रू राइट। वो एक सेइंग है, वेरी ब्यूटीफुल सेइंग, शब्द ही गम है, शब्द ही खुशी है, शब्द ही मरहम है, शब्द ही सब कुछ है, अगर आप चाहो तो शब्द ही वर्ल्ड है। तो वो बड़ा अच्छा किसी ने बोला था कि शब्द जो है ना एक ऐसी चीज़ है कि जैसे मुझे भी किसी ने फ़ोन करा आज भी, आंचल कैसी हो आप, मुझे लगा कुछ हो तो नहीं गया आपको। मैंने कहा भाई आके चेक कर लेना, अगर आप मुझसे नॉर्मल बात करते तो आपको पता चल जाता। आपको मुझे ये बताना नहीं पड़ता कि मेरे सर पे एक तलवार है और मुझे उस फेयर में हर वक्त जीना है कि हाँ भाई तुझे कैंसर हुआ था, रिलैप्स ना हो जाए। तो हमारे यहाँ पे एजुकेशन नहीं है लोगों नहीं को। है, करेक्ट नहीं है, बिल्कुल तो नहीं हम है। कोशिश कर रहे हैं उस भीड़ को वहाँ से निकालें, हम एक उनके लिए हैप्पी और सेफ स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। नया नया होता है, वो कहते हैं बहन हम थक चुके हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें लगता है कि कीमो वाले रूम से बाहर निकलो, अरे यहाँ पे तो मेरी कीमो हुई थी, यहाँ पे मेरी रेडिएशन हुई थी। तो मैं नहीं चाहती कि मैं साल में 12 इवेंट हॉस्पिटल में अटेंड करूँ, मैं चाहती हूँ हॉस्पिटल के बाहर बात हो और हर बार सिर्फ डेथ की बात ना हो, लाइफ की भी बात हो। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूब, बिल्कुल राइट। ठीक, सो बिल्कुल। लोग क्या करते हैं, हमारे कैंसर में डेथ के ऊपर ज़्यादा फोकस है, लाइफ नहीं के आ ऊपर रहा है। नहीं है। भाई लाइफ के ऊपर फोकस करो ना। तो हम वो सारी चीज़ जो गैप्स हैं उनको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसके अंदर एक और चीज़ रियलाइज़ हुई, जब आप काम करते हो तो आपको धीरे-धीरे पत्ते खुलते हैं कि यार इसके अंदर तो ये भी हो सकता है, इसके अंदर तो ये भी हो सकता हाँ है, राइट? जी, हाँ। तो हमें लगा कि बात कर कर के काफ़ी कैंसर पेशेंट से कि मैम हम लोग तो कई बार अपनी फ़ॉलो-अप्स भी डिले कर देते हैं, बिकॉज़ पोस्ट ट्रीटमेंट वी बिकम अ एक्सपेंसिव कार, जब तक मेंटेनेंस मिलती रहेगी हम चलते रहेंगे, वो वाला सीन है। तो किसी ने बोला कि मैम हम लोग ना फ़ॉलो-अप डिले कर देते हैं, पैसे नहीं हो पाते हैं, 30-30, 40-40 हज़ार रुपए का हमारा ट्रीटमेंट होता है, मतलब फ़ॉलो-अप जो चेकअप्स होते हैं, कैसे करें? अब दिमाग में ये आया यार ये तो बहुत लोगों के पास होता होगा, हमें तो सिर्फ 2-4 केसेज़ ही पता चले हैं। तो हमने पैथ लैब से बात करनी शुरू करी। महाजन इमेजिंग सेंटर इज़ आवर पार्टनर टुडे, दे आर ऑफरिंग डिस्काउंट्स टू आवर कम्युनिटी एक्सक्लूसिवली। वेस्ट दिल्ली का सिटी एक्स-रे है, they are offering good discounts to our community. Few luxury salon come on board, वो special discounts offer पीपल कर शुड रहे हैं। नो दैट, तो या लोगों को ये पता होना एक्चुअली चाहिए। फिटनेस क्लब से हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमें चाहिए पोस्ट कैंसर ट्रीटमेंट एंड ड्यूरिंग द कैंसर, हम उन सारे डोर्स को नॉक कर रहे हैं कि वो हमारे पैनल प्लेटफॉर्म पे पे आ आए, जाए, प्लेटफॉर्म पे आए प्लेटफॉर्म पे आए, और लोगों को बेनिफिट दे। वेरी दिस गुड, इज हाउ वी आर रिड्यूसिंग देयर फाइनेंशियल बर्डन। करेक्ट, करेक्ट। तो चल, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, बहुत कुछ जाना और इतनी इंस्पायरिंग जर्नी। मुझे पता तो था आपका, मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे हैं, बट इतनी डिटेल में बात करके आज जो मुझे फील हुआ, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। तो और मैं अपनी ऑडियंस को भी ये बोलूँगा कि आप जिस भी तरीके से आप आंचल से जुड़ना चाहते हैं, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप किसी भी तरीके की डोनेशन या कुछ भी करना चाहते हैं, तो हम आंचल की पूरी डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप इनसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं और एक बहुत अच्छा काम ये कर रही हैं। मैं चाहूँगा आप इनसे जुड़िए। थैंक यू सो मच। शो विद PKKN में, और अब हम जल्दी मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मेरे शो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।